पूरे लेक्चर का मोटिव है कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा बताऊं, थोड़ा समझाऊं। डेफिनेशन जो होती है सुप्रीम कोर्ट की वो आर्टिकल नंबर 1, 2, 4 से स्टार्ट होती है। ये साल था जिस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट फाइनली एक्ट में आया। 35+2 दैट इज 37 में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शिफ्ट हो गया। हेलो एवरीबॉडी, इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। ये जो लेक्चर नंबर 18 है ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है नेक्सस 2.0 सीरीज का, जो कि हम लोग आपके लिए लेकर आए थे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पूरे लेक्चर में हम लोग किस चीज़ पर मेनली फोकस करने वाले हैं? इस पूरे लेक्चर का मोटिव है कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा बताऊं, थोड़ा समझाऊं, एंड इंडियन जुडिशरी सिस्टम कैसे काम करता है, सारी की सारी वैसी चीज़ें मैं आपको बताऊं। अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हमारे आज के टॉपिक्स आपको पता ही है एग्जैक्टली कि क्या होने वाले हैं ऑल टुगेदर। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कुछ ऐसा दिखता है, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। ऐसे कुछ यहाँ पर मेन जो हॉल है वो इस सेंट्रल डोम के नीचे है, जो यहाँ पर चीफ जस्टिस बैठते हैं कभी भी, कुछ जो सेंट्रल हॉल होता है, ठीक है। तो वो ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर है। एंड ऑल टुगेदर यहीं सारे मीडिया जो रहते हैं, मीडिया हाउसेस, उनकी जितनी कवरेज वगैरह होती है वो यहाँ होती है, ठीक है। ये तो हो गया क्या चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में दिखता कैसा है। अब हम सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। गार्जियन का मतलब अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है, रखवाला, या फिर मैं बोल सकता हूं प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम ये देखेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसके बारे में चैप्टर 4 और पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इसमें डेफिनेशन जो होती है सुप्रीम कोर्ट की वो आर्टिकल नंबर 1, 2, 4 से स्टार्ट होती है एंड आगे तक जाती है। तो बहुत सारे एग्जाम्स में सीधा सीधा ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 124 मार्क कर दिया करेंगे। अगला पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन चलती कहाँ से कहाँ तक है, रेंज जो है वो है आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। ये पूरी रेंज ऑफ आर्टिकल्स है, इसको हम रेंज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे। रेंज ऑफ आर्टिकल, रेंज ऑफ सुप्रीम कोर्ट यहाँ बोला जाएगा। अब ये चीज आपको याद रखनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब जब हम सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन जैसे समझ चुके हैं, हम थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट की क्या थी, कैसे थी, ठीक। तो हिस्ट्री में जाने से पहले मैं आपको एक बार पूरी टाइमलाइन समझा दूं, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई। कौन सी बैटल? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई। यहां से हमारी सुप्रीम कोर्ट की कहानी चालू होती है। अब इसके बाद जब क्या आया, 1765, 1765 जब आया, इसके बाद उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल चुका था? दीवानी राइट्स। ये चीज एक और मेजर सिग्निफिकेंट इवेंट बनाती है इंडियन हिस्ट्री में। अब दीवानी राइट्स का मतलब क्या है? दीवानी राइट्स दो तरीके की थी। एक राइट कि आप सिविल केसेस को डील कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अगली राइट कि आपके पास रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू कलेक्ट करने की राइट भी आपको मिल गई थी। किस साल में? 1765। इसके बाद जो अगला है हम देखते हैं कि 1771 में क्या हुआ। 1771 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये बनाए गए क्या?
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको बनाया गया? 1771 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। अब इनके बनने से क्या चीज रिफॉर्म हुई या इंप्लीमेंट हुई या इंप्रूव हुई? इन्होंने देखा कि इंडिया का जो सिस्टम है उसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की काफी ज्यादा जरूरत है। जुडिशियल रिफॉर्म्स की काफी ज्यादा जरूरत है। जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत किसको फील हुई? वॉरेन हेस्टिंग्स को फील हुई। अब फुल हुई, फील हुई बेसिक। ठीक है, अब जो फर्स्ट लीगल रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में, लीगल रिफॉर्म्स प्लान, वो किसके टाइम पर आया? वो आया वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर। ठीक है, तो ये हो गया 1772 की बात। इसके बाद आती है 1773 की बात। 1773 यहां पर जो आया वो एक ऐतिहासिक एक्ट आया था इंडिया में, विच वॉज नोन एज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहां से क्या हुआ? यहां से पहली बार सुप्रीम कोर्ट कहां एस्टैब्लिश होता है? कैलकटा। कैलकटा में पहली बार सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होता है इंडिया में। कब? रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। इस टाइम पर इनका बाइफर्केशन कैसा था? एक थे आईसीजे या फिर सीजेआई, इंडियन चीफ जस्टिस या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, प्लस दी अदर जजेस। ये पूरा बाइफर्केशन था इसका, सीजेआई प्लस 3 अदर जजेस। जब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ, टोटल 4 जजेस ऐसे बन चुके थे। कब तक? जब सुप्रीम कोर्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इंडिया में एस्टैब्लिश हो रहा था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक की नोट्स अगर आप सबकी कंप्लीट हो तो हम आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही होंगी सबको। अगर समझ में आ रही हैं तो हम चलते हैं आगे। तो जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट तो आया 1973 में। सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में कब बना था एग्जैक्टली? 1774। ये साल था जिस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट फाइनली एक्ट में आया और इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। अब इससे कुछ 200 साल के आसपास हम स्किप कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं 1935। यहां पर क्या आया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नाइनटीन 35 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके बाद हम देखेंगे ठीक इसके 2 साल बाद, +2 years, हमको याद रखना है 1937 में। 1937 में ऐसा क्या खास हुआ? 1937 में जो कैलकाटा का सुप्रीम कोर्ट था उसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली। एससी शिफ्टेड टू दिल्ली। याद रखना आपको काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि ये कैसे याद रखोगे? 35 + 2 दैट इज 37 में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शिफ्ट हो गया और उसको कैलकाटा से हटा दिया गया। इसका नाम भी बदलकर क्या हो गया? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया इसका नाम। ठीक है, ये चीज हो गई काफी क्लियर। इसमें टोटल जजेस जो थे, अब जो उस टाइम पर जजेस बनते थे वो थे सीजीआई +2, दैट इज जो पहले 4 हुआ करते थे अब वो हो गए 3 फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब आगे चलते हैं। फाइनली जब 26 जनवरी को 26 जैन 1950 को इंडिया को क्या मिली? रिपब्लिक। इंडिया बनी एक रिपब्लिक डिक्लेयर। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या करा? अडॉप्ट करा। इसी के ही +2 दिन बाद
28 जनवरी 1950, 28 जैन 1950 बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि फेडरल कोर्ट को रीनेम कर दिया गया, रीनेम्ड एज व्हाट? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। फेडरल कोर्ट को दिल्ली में रीनेम कर दिया गया, और यहां पर फिर जो जजेस बैठते थे, फिर CJI प्लस 7, 7 याद रखना आसान है, थला फॉर अ रीजन, और 8 हो जाते हैं टोटल। जब सुप्रीम कोर्ट 1950 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो आप ऐसे निकाल पाओगे कि यस 8 जो जजेस थे वो थे इनके फाइनल, दिस इंक्लूडेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, इसको अगर अब मैं रिवाइज करवाना चाहूँ तो 1757, 1765, 1771, 1772, 1773 में क्या हुआ? रेगुलेट करने का प्लान हुआ तो रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1774 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में एस्टैब्लिश हुआ। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। 1937 में फेडरल कोर्ट दिल्ली में एस्टैब्लिश हुआ है। और 1950 में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वापस रिवाइज करवाता हूं, 7 + 1 वॉज द इनिशियल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब फंक्शंस क्या क्या होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि ये गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अनडिजायरेबल चेंज। ठीक, पहला फीचर आप समझ चुके हैं। अगला, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये आपकी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 32। ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्या पॉइंट है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील मतलब कि आप सबसे सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आपने सुना ही होगा, सबसे ऊपर, सर्वोपरि, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ऐसे ही नहीं बोला जाता। अगला, डिस्प्यूट सॉल्व करने की अगर किसी स्टेट्स के बीच में है, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के बीच में कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट वर्सेस द वाइस प्रेसिडेंट, ऐसी कुछ दिक्कत है, तो ये बड़े बड़े डिस्प्यूट्स कौन सॉल्व करेगा? ये सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट। कोई दो स्टेट्स आपस में लड़ ली है, सेंटर के साथ या आपस में स्टेट लड़ ली है, तो उसके डिस्प्यूट्स कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। आगे, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरी बात कि आप 65 ईयर्स से कम के होने चाहिए। ठीक, ऑब्वियसली उस टाइम पे रिटायरमेंट हो जाता है। एंड इसके साथ साथ क्या क्या हो सकता है, या तो आप एटलीस्ट 5 साल हाई कोर्ट के जज रहे हो, किसी भी हाई कोर्ट के, या फिर आप एटलीस्ट 10 साल एडवोकेट जैसे किसी हाई कोर्ट में आपने प्रैक्टिस करी हो, या फिर आप एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये आज तक कोई भी नहीं बना है ऐसा जो कि इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में जज बन गया हो, तो दिस इज येट टू बिकम द वेरी फर्स्ट टाइम, जो भी बनेगा बनेगा, बट ऐसा नहीं हुआ आज तक। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के। अब ये कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नाम कौन कौन है, क्या क्या लोग हैं, उस पर मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं किसको, एलिजा एम्पे। तो आप लोगों को कहीं एलिजा एम्पे का नाम आपने सुना हुआ है। एलिजा एम्पे फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ये यूनाइटेड किंगडम के, और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल। अब कोई आपसे अगर पूछेगा कि जब इंडिया में सुप्रीम कोर्ट बन गया था तब कौन थे सबसे पहले चीफ जस्टिस, वो ये थे हीरालाल जे कानिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्री इंडिया 1950। एच जे कानिया ये थे। एक आदमी हो गया, दो आदमी हो गया। अगला चलते हैं। अगला कौन है हमारी लिस्ट में? अगले हैं मॉरिस गॉयर। मॉरिस गॉयर ये कौन थे अगर आपको इनके बारे में ना पता हो? तो मॉरिस गॉयर जो थे वो डीयू के सबसे पहले वाइस चांसलर थे। और मॉरिस गॉयर जो थे वो थे फर्स्ट टीजे ऑफ क्या फेडरल फेडरल कोर्ट के जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था उसके सबसे पहले चीफ जस्टिस भी यही थे। अगला फातिमा बीवी कौन थी? फातिमा बीवी ये थी फर्स्ट फॉर, ये तो पहले तो तमिलनाडु की गवर्नर थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जज थी। ठीक है, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब बचती हैं इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा कौन थी? इंदु मल्होत्रा सीनियर एडवोकेट बनने वाली पहली तो दूसरी लेडी थी, ओनली द सेकंड पर्सन जो कि सीनियर एडवोकेट बनी, और फर्स्ट वुमेन जो बार से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट जज बनी। वुमेन क्या, फर्स्ट एवर जो बार से होकर जज बनी। ठीक है, अब डीवाई चंद्रचूड़ जो थे उनका पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो करंट वाले चीफ जस्टिस, डीवाई चंद्रचूड़ तो जो है वो करंट वाले चीफ जस्टिस है। ठीक है, जो कि 50th है, ये क्या है, करंट करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद जो वाई बी चंद्रचूड़ थे वो इनके पापा थे, इसीलिए इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज में पढ़ने के लिए। जब भी हम पढ़ेंगे डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में, हम पढ़ेंगे वाई बी चंद्रचूड़। अब जजेस की अपॉइंटमेंट होती कैसे? सीजीआई जो है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सीजीआई को, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनको भी प्रेसिडेंट और सीजीआई मिलकर अपॉइंट करते हैं। ठीक, इसके बाद ये टॉप 4 सीनियर मोस्ट जजेस से क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे, और अगर कुछ ऐसा है कि उनका कोई कॉन्ट्ररी ओपिनियन है सीजीआई के तो वो नहीं बताया जाएगा किसको, प्रेसिडेंट को। नॉट टेल द प्रेसिडेंट की सीजीआई के अगेंस्ट कौन कौन है। ठीक है, तो कॉन्ट्ररी ओपिनियन डॉक्ट्रिन ये बोलता है कि अगर जो 4 जज जो ओपिनियन दे रहे हैं अपना, अगर उनका कुछ ऐसा होता है कि वो कॉन्ट्ररी बोलते हैं तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में वो उनको छुपा के रखते हैं कि भाई जो भी ओपिनियन अपने तक रखो। बट सारा प्रोसेस क्या होता है, रिटर्न, और सीनियोरिटी को प्रायोरिटी दी जाती है अपॉइंटमेंट इन जजेस में। उसके बाद सिर्फ 2 बार हुआ जब सीनियोरिटी को प्रायोरिटी नहीं दी गई। सीनियोरिटी आज तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है, 1973 में और 1977 में, जब ए एन रे को बना दिया गया चीफ जस्टिस और एम एच बेग को बना दिया चीफ जस्टिस। उस टाइम पर सीनियोरिटी को नहीं किया गया था प्रायोरिटाइज। ठीक है, अगला पॉइंट, ये जो केस था ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर आने वाला पहला केस था। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक, अगले पॉइंट पे चलते हैं।
रिमूव कैसे होते हैं जजेस? अगर आपका प्रूवन मिसबिहेवियर है, आप बहुत बुरी तरीके से बर्ताव करते हो एज अ जज, या फिर आपको केपेबल ही नहीं समझा जाता है एज अ जज, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट के थ्रू आपको कर दिया जाएगा क्या? रिमूव। ठीक है, ये होता है प्रोसेस। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा बना के रखा हुआ है, एंड इसको इसीलिए ज़्यादा फ्लैट के पर्सपेक्टिव से ना पड़े तो ज़्यादा बेटर। अब 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी, जस्टिस वी रामास्वामी जो थे वो फर्स्ट जज बने जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट इनिशिएट हुआ। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे। अगला, रिमूवल कैसे होता है, ये सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। आप स्क्रीन को 2 मिनट पॉज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि अंडर आर्टिकल 124 एंड 124 क्लॉज 4 एंड 5 जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको रिमूव कर सकते हैं उनके ऑफिस से। प्रेसिडेंट क्या करता है? रिमूवल ऑर्डर इशू करता है, उसके बाद वो एड्रेस होता है पार्लियामेंट पे। मोशन टू रिमूव द जज जो है वो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास होना चाहिए बाय ईच हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब स्पेशल मेजोरिटी जो है वो 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल इन द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है। यही चीज़ इनको चाहिए। अगला, ये सारा हमने पढ़ लिया। सौमित्र सेन जो थे वो कैलकाटा हाई कोर्ट के जज थे जिन्होंने रिजाइन करा इन 2011 आफ्टर राज्यसभा ने इम्पीचमेंट का ऑर्डर या फिर मोशन पास कर दिया था। ही वॉज द फर्स्ट जज टू हैव बीन इम्पीच्ड बाय द अपर हाउस फॉर मिसकंडक्ट। ठीक, अब जो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर आपको याद रखना हो, बहुत सिंपल टेक्निक है, वेरी वेरी इजी। 4 तरीके के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। आपको सिर्फ एक छोटी सी मैक्सिम याद रखनी है या फिर एक कहावत जैसी बनाकर अपने लिए याद रखना है, वो सबको पता ही है क्या है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। वाव का मतलब WAAO, रिट ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन एंड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ये किसका है? ये सुप्रीम कोर्ट के 4 तरीके के ज्यूरिसडिक्शन है। आपको ऐसे ही याद रखना है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। व्हाट इज वाव? रिट, एपेलेट, एडवाइजरी एंड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ये आपको याद होगा तो सब कुछ याद रहेगा। 4 तरीके के ज्यूरिसडिक्शन कौन से होते हैं। उसके बाद चलो हम चलते हैं रिट पर। रिट ज्यूरिसडिक्शन में आर्टिकल 32 में क्या प्रोटेक्ट होती हैं? फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट। ठीक, जैसा कि आपको दिख रहा होगा फंडामेंटल राइट्स का यहां पर हो जाता है प्रोटेक्शन। इसके बाद जो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, आप अपील करके जब कोर्ट में जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल मैटर, ये इन 3 आर्टिकल के थ्रू बताए जाते हैं कोर्ट में। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर दिखेगा आर्टिकल 132, सिविल मैटर दिखेगा आर्टिकल 133 और क्रिमिनल मैटर दिखेगा आर्टिकल 134। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी तो इसको बोलेंगे हम सुप्रीम कोर्ट का अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। अगला, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। प्रेसिडेंट कभी कभी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है, जैसे इन रिप्लाई टू द बेरूबरी केस हमने पढ़ा। क्या होता है इन री का मतलब क्या है? इन रिप्लाई टू द प्रेसिडेंट इन द बेरूबरी केस, उसका फुल फॉर्म ये है। इन रिप्लाई किसको? रिप्लाई किसको कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? तुम्हें मुझे नहीं कर रहा है, वो प्रेसिडेंट को करता है। ठीक, कि सर आपने कुछ पूछा था, बता देते हैं। सर बिल्कुल बता देंगे। आपने आप पूछेंगे हम बताएंगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है किससे? प्रेसिडेंट से। ये जो एडवाइस होती है सुप्रीम कोर्ट की, ये होती है नॉन बाइंडिंग इन नेचर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? ओरिजिनल मतलब अगर सेंटर स्टेट से लड़े, सेंटर वर्सेस स्टेट, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट। अब हम सबको पता है कावेरी का वाटर डिस्प्यूट हुआ था, कर्नाटका और तमिलनाडु आपस में लड़ मरे थे मतलब लड़ लिए थे।
ठीक, कर्नाटका और तमिलनाडु आपस में लड़ लिए इस पे कावेरी का पानी कौन कितना कहाँ शेयर करेगा, कैसे जाएगा, क्या होगा। ऐसे डिस्प्यूट्स कहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक, अब बारी है स्पेशल लीव पिटीशन की। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरी राइट है कि वो किसी भी केस को सुन सकता है जो भी इंडिया में कहीं भी चल रहा है। पीछे मत पड़ो, यहां देखो, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल वॉट 136 स्पेशल लीव पिटीशन पढ़ सकता है, ठीक, ले सकता है। यहां पर आर्टिकल 142 के थ्रू वो क्या करते हैं, वो ऐसे जजमेंट्स के अगेंस्ट डिक्री या फिर ऑर्डर पास कर सकते हैं। आर्टिकल 142 डिक्री या फिर ऑर्डर पास हो सकता है किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट। अब जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन हमने पढ़ा पीछे, ये है अंडर आर्टिकल 143, तो ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसको लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या देश में एक से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सीधा है टेढ़ा है, वापस से एक बार देखते हैं। तो आप सबके मन में एक चीज चल रही होगी कि क्या भारत देश में एक से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस ब्रांचेस हो सकती हैं। ऐसे केस में आंसर इज वेरी सिंपल, प्रेसिडेंट की अप्रूवल लगेगी, प्रेसिडेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट बात करेगा, क्या जरूरत है हमको एक और सुप्रीम कोर्ट किसी एक रीजन में भेजने की या फिर स्टैब्लिश करने की। अगर प्रेसिडेंट की तरफ से हाँ आता है तो यस देयर कैन बी अ रीजनल बेंच ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि इमेजिन करो कोई अरुणाचल प्रदेश से आ रहा है, उसके लिए दिल्ली तक आना बार बार उस मैटर में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कोई केरला से आ रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट अगेन बहुत दूर पड़ सकता है। ऐसे केसेस में कभी अगर इन फ्यूचर नीड लगती है, आर्टिकल 130 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस किसी भी जगह पर खुल सकती है। अगला हम क्या बात कर रहे थे, हम सुप्रीम कोर्ट की पूरी बात कर चुके हैं, खत्म। अब हमने ये देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है सारी डिग्री पास करने के लिए, सब देख लिया। अब हम चलते हैं हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट 1862 में जो बीएमसी, एमसीबी, बीएमसी, एमसीबी से याद रखना है, बीएमसी से याद रखना है, सीबीएम से याद रखना है या सीएमबी से याद रखना है, कैसे भी रखो। बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा वर द फर्स्ट एवर 3 हाई कोर्ट्स व्हिच वर ओपनड इन द कंट्री और एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री। आज की तारीख में 25 हाई कोर्ट्स हैं पूरे देश में और दिल्ली इकलौती ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी एक हाई कोर्ट है, वरना यूनियन टेरिटरीज जो है किसी ना किसी आस पड़ोस वाले स्टेट के हाई कोर्ट में ही अपना काम चलाते हैं, इतना ज्यादा बड़ा होता भी नहीं है। बट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट है जो अपने आप में अगेन बहुत बड़ा है। ठीक, अगर आपको एक हाई कोर्ट का जज बनना है तो आपको क्या करना होगा। आप सबसे पहले एक सिटीजन होने चाहिए जिसकी एज होगी अंडर 62 ईयर्स। एटलीस्ट आपको 10 साल का एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होना चाहिए, 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर 10 साल आपकी वकालत को पूरे होने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट। अगर आप किसी भी हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हैं तो आप एलिजिबल बन जाते हैं जज बनने के लिए, या फिर एलिजिबल फॉर एलिवेटिंग यू टू द बार, ठीक, बीइंग अ हाई कोर्ट जज। सीजेआई जो होता है, सीजे ऑफ द हाई कोर्ट, सीजेआई नहीं, सीजे ऑफ द हाई कोर्ट बोलेंगे, उसको प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर की रिकमेंडेशन पर अपॉइंट किया जाता है। जो हाई कोर्ट जजेस होते हैं हमने पहले ही पढ़ लिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उनको। जो ओथ होती है किसकी, सीजे की, और जजेस की वो गवर्नर दिलवाते हैं। रिमूवल इसका प्रेसिडेंट करते हैं। अगला, रिटायरमेंट। क्या एक हाई कोर्ट जज, आई विल रिपीट दिस, क्या एक हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज अपने रिटायरमेंट के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? ये हर किसी के मन में सवाल है। इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग क्या सोचते हैं? क्या एक हाई कोर्ट जज
क्या एक हाई कोर्ट जज और एक सुप्रीम कोर्ट जज अपने रिटायरमेंट के बाद किसी भी कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है? तो इसका सिंपल आंसर है, सुप्रीम कोर्ट जज नहीं कर सकता। ही इज कंसिडर्ड रिटायर्ड एंड कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक। दूसरा, अगर कोई हाई कोर्ट का जज करना चाहता है तो वो जिस हाई कोर्ट से रिटायर हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली हाई कोर्ट से वो जज रिटायर हुआ है, तो वो दिल्ली छोड़ के किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी स्टेट में जाकर प्रैक्टिस कर सकता है। ये रूल होता है, वेरी सिंपल। अगला, जजेस का रिमूवल अगेन सेम ग्राउंड्स पे होता है, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, जैसा मैंने सुप्रीम कोर्ट में बताया एग्जैक्टली सेम ही है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली एंड अच्छे से। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है सेशंस कोर्ट। सेशंस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब तीसरा वाला जो है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, दिस इज द रेवेन्यू कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है? जिला न्यायालय। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है? जिला न्यायालय। सेशंस कोर्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है? सत्र न्यायालय। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस नहीं है, एक ही बिल्डिंग होती है। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई सिविल मैटर चल रहा होगा तो हाँ, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला जाएगा, जिला न्यायालय, जिला जज बन गया वो। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिविल जज जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल कर रहा है, अब वही जज अगर सेशंस कोर्ट में, मतलब क्रिमिनल केस उसके सामने है, तो वही हो गया सत्र न्यायालय, दैट इज सेशंस कोर्ट एंड सेशंस जज। तो एक ही बिल्डिंग है, बस इनके मैटर अलग अलग जो है ये लोग सॉल्व करते हैं, यही इसका मेन डिफरेंस है। सिविल मैटर अगर कुछ होता है तो वो यहां पर आता है, और जो क्रिमिनल मैटर होता है वो सेशंस कोर्ट में जाता है। तो अब वापस से अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेशंस कोर्ट एंड अ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें सिविल मैटर्स आते हैं सारे के सारे, एक ही बिल्डिंग होती है, जब उसमें सिविल मैटर्स चल रहे होते हैं जज ही सिविल जज बन जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएगा। जब उसी कोर्ट में क्रिमिनल मैटर्स चल रहे होते हैं वो कोर्ट क्या कहलाएगा? सेशंस कोर्ट। जज क्या कहलाएगा? सेशंस जज। जिला एवं सत्र न्यायालय यही होता है, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, वेरी इजी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सबके दिमाग में रहता है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज कैसे बनेंगे? पहले आप सिटीजन होने चाहिए, आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं यूज करने चाहिए, मतलब आप किसी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए जब आप जज बन चुके हो तब। ठीक है, बनने से पहले हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 साल या तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर आपको रिकमेंड किया हो किसी हाई कोर्ट ने। ये वो है जो एग्जाम के बिना वाले जज बनते हैं। ठीक है, भारत में अगर आपको जज बनना है क्या कर सकते हो? सिटीजन होने चाहिए हो, नो गवर्नमेंट ऑफिस, 7 years ऑफ प्रैक्टिस, शुड बी रिकमेंडेड बाय एनी हाई कोर्ट, या फिर आपको किसी गवर्नर ने रिकमेंड करा है किसी हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पर। ठीक है, गवर्नर ने आपको अपॉइंट किया है किसी हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पर। ये तो हो गया तरीका जो कि आपको बाय द टाइम आएगा। अगला तरीका क्या है? अगला है टीजे एग्जाम्स या फिर पीसीएस जे, जो जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं। पेपर निकालो, प्री निकालो, मेंस निकालो, इंटरव्यू निकालो, जज बन गए। वेरी इजी, नॉट दैट इजी एज इट साउंड्स, बट ओके। सैलरी और पर्क्स क्या होते हैं जज के? जज की सैलरी और पर्क्स, सैलरी तो मैं रिवील नहीं करूंगा, 1 लाख से ऊपर होती है जज की सैलरी, सब मिला जुला कर। पर्क्स से होते हैं, आपको ड्राइवर मिलेगा, आपको एक रहने के लिए क्वार्टर मिलेगा, फिर उसके बाद सर्वेंट मिलेंगे एंड कुक मिलेगा, ये सारी चीज़ें।
बहुत जगह इंटरनेट के अलाउंसेस मिलती हैं, मोबाइल के अलाउंसेस मिलती है, फ़ोन खरीदने की अलाउंस मिलती है, फर्नीचर का मिलता है आपको, तो ये सारी चीज़ें। तो ये सैलरीज एंड पर्क्स होते हैं जज बनने के इंडिया में। कोर्ट्स को मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब जज कोर्ट बोला जाता है, उसके नीचे आता है मुंसिफ कोर्ट, उसके नीचे आते हैं स्मॉल कोर्ट्स। सेशंस कोर्ट में जो पोजीशंस होती हैं वो होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास JMSC। तो जो आप जुडिशरी का एग्जाम्स निकालोगे आप यहाँ जाते हो, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि रेवेन्यू कोर्ट है, उसमें पहला कमिश्नर होता है, उसके नीचे कलेक्टर होता है, उसके नीचे तहसीलदार होता है। अगर आप UPSC निकालते हो आप पहुंच जाओगे यहाँ, प्रमोशन होता है आप पहुंच जाओगे यहाँ, और अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से एग्जाम निकालते हो तो आप पहुंच जाओगे यहाँ। तो ये ऐसे यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है। एंड दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ पता लगा हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर से समझ में आई हो। एंड आई होप कि अगले वाले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम काफ़ी सारी ऐसी ही फैक्ट्स और बातें शेयर करेंगे आपस में। तो थैंक यू सो मच गाइस।